बैठिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, है ना। अर्धचालक जो पदार्थ हैं और अर्धचालक पदार्थों से बनने वाला जो सिस्टम है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे डायोड वगैरह है, ट्रांजिस्टर है ना। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा देखेंगे कि किसी भी ठोस के अंदर जो है ऊर्जा स्तर या ऊर्जा पट्टिकाएं कैसे होती है, ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने एटम के बारे में देखा था ना। हर एटम के अंदर क्या होता है, ऊर्जा स्तर होती है ना, एनर्जी लेवल जिसको बोलते हैं। परमाणु के पास क्या होता है, एनर्जी लेवल। उस एनर्जी लेवल्स में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना। सबसे अंदर वाले भाग में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं। उसके बाद सबसे बाहरी शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है कि नहीं। हमारी बात समझ में। तो एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। ठोसों में ऊर्जा पट्टिका है, ठोसों में ऊर्जा पट्टिका है। एक ऊर्जा पट्टिकाएं क्या होती हैं, देखिए। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऊर्जा स्तर हम लोगों ने लिया था, सबसे नीचे वाला क्या था, ग्राउंड स्टेट, है कि नहीं है, ठीक है। जहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में रहता है, स्टेबल स्टेट में रहता है कि नहीं। उसके बाद फर्स्ट एनर्जी स्टेट, है ना। फिर क्या था, सेकेंड एनर्जी स्टेट, थर्ड एनर्जी स्टेट, फोर्थ, 5, इस तरह से था। हमारी बात समझे। और इसमें इलेक्ट्रॉन का जो है वो रहते थे डिफरेंट एनर्जी के साथ, है कि नहीं। हर कक्षा की एनर्जी क्या थी, फिक्स थी। हर कक्षा की एनर्जी फिक्स थी। क्लियर है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये वाला जो गैप है वो ज़्यादा बना है, उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके बाद और कम होता जाता है। क्लियर है ना। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या कहते हैं कि इसमें रह सकते हैं लेवल्स, एनर्जी लेवल्स, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग एक सिंगल एटम का जो है एनर्जी वर्सेस ठोसों में ऊर्जा पट्टिका को स्टडी करने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो ऊर्जा होती है, स्थिर ऊर्जा, उसका इक्वेशन क्या हो सकता है, ZE इंटू E/R हो सकता है क्या, माइनस के साथ हो सकता है ना। ZE क्या चीज़ है, आवेश, किसका, न्यूक्लियस का होता है ना। और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, E होता है, एक्चुअली माइनस ही होता है, यहाँ पर माइनस ही देंगे इस तरह से। Q1 Q2/R, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यही होती है ना।
तो U बराबर लिख सकते हैं माइनस के ZE स्क्वायर बटे R। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हर कक्षा के पास, हर कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है, फिर टोटल एनर्जी भी होती है कि नहीं है? तो अभी हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ बिटवीन potential energy and radius वो ग्राफ कुछ इस तरह से हो। इधर आर, इधर क्या लेना है? एनर्जी, U वर्सेस आर, U वर्सेस आर का ग्राफ। यहाँ पर देखिए नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी U है यहाँ पर, ठीक है ना, और आर के साथ इसका जो रिलेशन है वो जो कर्व आता है वो इस तरह से आता है। क्या है? ये कर्व तो सेंटर या न्यूक्लियस मान लीजिए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जब R जो है ऑलमोस्ट जीरो होगा, इधर ये R है ना, इस तरफ R है, जब R जीरो होगा तो उस टाइम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। देखिए R जब जीरो होगा तो उस टाइम में पोटेंशियल एनर्जी क्या बता रहा है? इन्फिनिटी। आप जब जीरो होगा तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगी नहीं है, अगर ये कम होगा तो ये मैक्सिमम होगा ना। तो R जब जीरो, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? है ना। तो देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा और बढ़ा करके थोड़ा बनाते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन होगा वन एस, है ना। मान लीजिए कोई सा किसी का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम का लेते हैं, ठीक है ना। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2R8। हाँ ठीक है, और इसमें 2s2 इस टाइप से होगा ना। ओके, तो पहला वाला जो शेल का इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? देखिए यहाँ पर ये होगा एनर्जी। हरी बात समझ में? यहाँ रेडियस हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अच्छा, यही ग्राफ जो है ना इस तरफ से भी बन सकता है, सेम चीज। अगर इसको 3D में देखेंगे तो चारों तरफ से ये जो है कर्व बन सकता है, चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इसी रीजन में उसकी एनर्जी जो है वेरी करेगी, अलग अलग इलेक्ट्रॉन की। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी एनर्जी यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसी में वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। उसी तरह से दूसरा वाला जो कक्षा होगा 2s ना, उस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात करें
तो उसकी एनर्जी यहाँ पर होगी, देखिए तो ऑब्जर्व करते जाइए। फिर आगे देखिए 2p, जो भी इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे लेते हैं 2p, वन एस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी इसकी हो जाएगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं U1s, ठीक है, या E1s जो भी एनर्जी, ठीक है। ये टोटल एनर्जी डिफाइन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर टोटल एनर्जी ऑफ दी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। उसी तरह से जो दूसरा स्तर होगा उसकी एनर्जी E2s से डिफाइन कर रहे हैं हम, और यहाँ पर इसके लिए E2p। इसी तरह से और भी जो कक्षाएं होंगी उसकी एनर्जी इसी तरह से डिफाइन हो सकती है, E2p और क्या है 3s ना, E3s। क्लियर है? जैसे 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 कक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे रेडियस नहीं बढ़ेगा, और उसकी जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी वो इस तरह से डिफाइन होगी। अरे पोटेंशियल एनर्जी पहले इन्फिनिटी था, माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है ना। और भी जो मान लीजिए अगर लेवल्स होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एनर्जी लेवल्स इस तरह से होगा ना, देखिए तो यहाँ पर बहुत ही आपस में क्या होंगे, कॉम्पैक्ट होगा ना। यहाँ जो एनर्जी गैप का जो बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम। क्लियर है? मतलब रेडियस बढ़ने से पोटेंशियल ये घटेगा, ये ग्राफ बता रहा है। क्लियर है? ये हो गया किसके लिए, एक सिंगल एटम के लिए, फॉर सिंगल एटम। इस पर ध्यान से आप इसको ऑब्जर्व करते जाइए, फिर आपको एनर्जी बैंड के बारे में जानकारी मिलेगी। एनर्जी बैंड होता क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं इसको, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। सर बेटा सर एक ही कक्षा के लिए दो मान हो सकता है, तो एक ही कक्षा एक ही होंगे, लेकिन दोनों में जैसे मैं इसमें ग्राफ दिखा रहा है सर, तो एक ही कक्षा के इसका दो मान हो सकता है। एक ही कक्षा का, हाँ सर, ये वाला बोल रहे क्या? हाँ सर। नहीं, एक्चुअली ये जो है ना, आप इसको 3D में सोचिए ना, ऐसे 3D में अगर इसको सोचें तो इधर भी है, इधर भी एक, 4 साल, हाँ, मतलब ये एक रीजन है पूरा का पूरा, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, प्लस उसकी एनर्जी जो है इसी जोन में लाई करेगी। हरी बात समझ में ना, तो आपको 2D में दिखाई दे रहा है एक तो लाइन, चारों तरफ से होगा। क्लियर है? तो ये स्टडी था एक सिंगल एटम के लिए। ठोस में क्या होता है, एटम बहुत ही पास पास होता है ना, गैसों में अलग अलग होते हैं, गैसों में दूर दूर होते हैं, ठीक है ना एटम, लिक्विड में और पास, और सॉलिड्स में एकदम पास। हरी बात समझ में?
जब एटम्स एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ जाए, कॉम्पैक्ट आ जाए, जैसे कि सॉलिड में होता है, तो अब क्या होगा, ये एनर्जी लेवल वहाँ पर यही वाला एनर्जी लेवल चेंज होकर कहलाता है एनर्जी बैंड्स, पट्टियाँ बन जाती हैं, ठीक है ना। एनर्जी सॉलिड्स में क्या होता है, एनर्जी बैंड्स होता है, क्योंकि उसमें एटम क्या होते हैं आपस में कॉम्पैक्ट फॉर्म। आगे बात समझ में, तो वो एनर्जी बैंड का ही कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एनर्जी बैंड जो होता है वो क्या होता है, और उसी आधार पर हम लोग जो है चालक, अर्धचालक और कुचालक को डिफाइन करेंगे। ठोस वाला, ठीक है ना। ठोस में क्या, चालक भी हो सकता है, कुचालक भी हो सकता है, अर्धचालक भी हो सकता है। हम लोग को तो बेसिकली फोकस करना है किस पर, अर्धचालक पर, लेकिन अर्धचालक के को स्टडी करने के लिए थोड़ा सा हम लोग को बैंड गैप को स्टडी करना पड़ेगा, बैंड क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, ये एक सिंगल एटम के लिए एनर्जी वर्सेस रेडियस का जो ग्राफ था वो। अब चलिए, अगर हम दो एटम सामने ले आते हैं तो क्या होता है, इसी तरह का एक और एटम, इसी तरह का एक और एटम, मान लीजिए हम इसी चीज को फिर से रीड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, होगा ना इस तरह का, है के लिए दो एटम हो गए। अभी दूर दूर है ना, अभी मान लीजिए दूर दूर है दोनों आइटम, ठीक है। लेकिन जब ये नजदीक आते हैं, जब ये दोनों एटम आपस में नजदीक आएंगे तो क्या होने वाला है, तो होगा ये कि इन इलेक्ट्रॉनों पर इस न्यूक्लियस का भी प्रभाव पड़ने लगेगा। यानी कि ये जो नाभिक है यहाँ पर, ब्लड नाभिक है ना, तो इस आवेश का या इस न्यूक्लियस का प्रभाव किस पर पड़ेगा, इन कक्षाओं में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों पर, उसकी ऊर्जा पर पड़ेगा। हमारी बात समझ में, और एट द सेम टाइम इस न्यूक्लियस के का प्रभाव इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं पर भी पड़ेगा, दोनों पर पड़ेगा, ठीक है ना। और रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो ऊर्जा स्तर है ना, ये आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं, और ओवरलैपिंग की वजह से बनता है बैंड। देखिए कैसे बनता है, अब इसको जरा सा हम लोग नजदीक करते हैं, ठीक है, इसको और नजदीक ले जाते हैं, इसको और नजदीक ले जाते हैं। नजदीक ले गए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिए, हम सिर्फ अब दो आइटम की बात हो रही है ना, ये किसके लिए, और हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो टू एटम्स का। उसके बाद मान लेंगे उसी तरह का हजारों लाखों एटम आपस में जो एक दूसरे से नज़दीक में रहते हैं, तो इसी तरह का इंटरेक्शन होता होगा। तो आप देखिए बहुत ध्यान से, ये एनर्जी हो गया, इसके लिए यहाँ पे होगा, और इसी तरह से यहाँ पे, ठीक है ना। आप ये चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिए, ये देखिए ये पॉइंट कॉमन है दोनों पर, जब आपस में मैच किया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, अभी तक वो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका जो है अपना जोन था मूव करने का, आगे नहीं था। अब वो फ्री हो गया, अब वो इसके एरिया में भी मूव कर सकता है, लेकिन कहाँ वाला, सिर्फ यहाँ से ऊपर वाले जितने हैं सब, इस पॉइंट के बाद जहाँ से ओवरलैप हुआ है, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब ये एनर्जी लेवल तो अभी ओवरलैप नहीं हुआ, लेकिन इसके ठीक ऊपर वाला सब ओवरलैप हो गया, हाँ है ना। इसका मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर में है, यहाँ से ऊपर में है, वो सब के सब क्या होंगे, हाँ। अब यानी कि इन इलेक्ट्रॉनों पर इस न्यूक्लियस का भी प्रभाव पड़ रहा है, और इस न्यूक्लियस का भी प्रभाव इन इलेक्ट्रॉनों पर पड़ने लगा। हरी बात समझ में, यस। तो इस तरह से ये जो एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्ट कर रहे हैं,
इस एटम का इलेक्ट्रॉन इधर और इस एटम का इलेक्ट्रॉन इधर, यानी कि ये पूरा का पूरा जो रीजन हो गया। अगर मान लीजिए बहुत सारे एटम्स एक दूसरे से जब ओवरलैप कर रहे होंगे तो वहाँ पर एक कॉमन जोन बन गया होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है पूरे लैटिस में मूव करेगा। उस कॉमन जोन को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्शन। कंडक्शन बैंड, चालन पट्टी, चालन पट्टी मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फ्री है पूरे लैटिस में घूमने के लिए। बाकी ये सब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये अपने न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं, ठीक है ना? आ रही बात समझ में? और जो ऊपर वाला जो होगा वो क्या होगा? फ्री हो जाएगा। इसलिए फ्री हो जाएगा क्योंकि वो अब सभी जो है एटम से करस्पॉन्डिंग जो है एनर्जी जोन में मूव कर सकता है। आरी बात समझ में? हेलो, थोड़ा सा फिर से एक बार। E1s माइनस 2s उल्टी और क्या था? yes ना? सिंगल एटम के लिए एनर्जी इस तरह से डिफाइन हो रहा है। लेकिन अगर सॉलिड की बात करें, अब सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में तो बहुत सारे एटम्स एक दूसरे से कॉम्पैक्ट हो गए। वहाँ पर बैंड का निर्माण होने लगेगा कुछ इस तरह से। इसको सबसे पतला इसलिए किए क्योंकि ये न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होगा और इसमें बहुत कम जो है ओवरलैपिंग होने का चांसेस है। उसके बाद ऊपर वाला जो भी होगा ओवरलैपिंग ज़्यादा होने लगेगा। और सबसे ज़्यादा किसमें होगा? सबसे ऊपर वाले से होगा। हमारी बात समझ में क्लियर हो रहा है? अच्छा देखिए, ये बैंड बनाने का मतलब क्या होगा? बैंड बनाने का मतलब ये होगा कि जब एटम्स आपस में एक दूसरे से जब कॉम्पैक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल एटम के लिए एक एनर्जी लेवल डिफाइन है, जिसमें तो हजारों लाखों करोड़ों है कि नहीं है? अब क्या होगा? ये जो निचला वाला पट्टी है ये किसी न किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जो 2s में है, और ऊपर वाला जो पट्टी है ये भी क्या है? उसी मतलब 2s रीजन में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। मतलब एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का सिंगल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी वहाँ पर फिक्स नहीं होगा, पूरा का पूरा एक बैंड होगा। और ये होगा लोवेस्ट एनर्जी और ये क्या होगा? हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी मतलब ये है कि 2s ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वैरी कर रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। कोई एक फिक्स एनर्जी एक नहीं होगा, एक होगा। क्या मिल जाएगा? एनर्जी का पूरा बैंड।
इसको समझने की कोशिश कीजिए। वही 2s ही पट्टी है, ठीक है ना, 2s एनर्जी लेवल ही है, लेकिन उस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का एक रेंज मिलने लगा, एक रेंज मिलने लगा। ये लोवेस्ट रेंज वाला होगा और ये क्या होगा, हाईएस्ट रेंज वाला होगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पर फिक्स थी एनर्जी ना, एनर्जी फिक्स थी ना, एक एटम की एनर्जी फिक्स थी ना, यहाँ पर फिक्स, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एक मतलब कि जिसको हम लोग कहते हैं रेंज, एनर्जी रेंज, क्या मिलेगा बोलो, एनर्जी का रेंज मिलेगा। क्या वही चीज यहाँ पर भी होगी? 2p कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी की क्या मिलने वाली है, रेंज। क्लियर है? ये लोवेस्ट और ये क्या होगा, निम्न ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, और उसके बीच में बहुत सारे ऊर्जा स्तर। एक्चुअली इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है? अब ठीक है, ये किसके वजह से हो रहा है, कारण क्या है, क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, मान लीजिए और भी ऊपर अगर कोई पट्टी है, और ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ऊपर और भी कोई पट्टी है, और उस पट्टी में सबसे ऊपर वाले पट्टी में जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसलिए सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होगी इसको भी हम लोग नाम देंगे वैलेंस बैंड। क्या नाम देंगे? वैलेंस बैंड नाम देंगे। और ये वैलेंस बैंड ठोसों के अंदर या तो कंप्लीटली फील्ड होगा, हो सकता है, या फिर पार्शियली फील्ड होगा। इलेक्ट्रॉनों से क्या होगा, या तो कंप्लीटली फील्ड होगा या फिर क्या होगा, पार्शियली फील्ड होगा। क्लियर है? वैलेंस बैंड जो होता है क्या हो सकता है, या तो पूर्णतः भरा हुआ होगा इलेक्ट्रॉनों से, या नहीं तो क्या, थोड़ा बहुत भरा होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही बात समझ? जैसे इसी केस में कहा गया कितना था, 2, 8, 1 था, एक क्या है, मतलब बाहरी कक्षा में रहने वाले इलेक्ट्रॉन। हर बात समझ में? इस तरह से सभी केस में होगा, ऑलमोस्ट सब केस में मिलेगा आपको। तो ये बैलेंस बैंड या तो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भरे होंगे, या फिर क्या होगा, पार्शियली फील्ड। इसको अगर हम यहाँ पर लिख भी दें, बैलेंस बैंड मतलब संयोजी पट्टिका, संयोजी पट्टिका किसे कहते हैं, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सिंपल सी बात है। और उस संयोजी पट्टिका का गुण क्या होगा भाई, या तो ये पूर्णतः भरा होगा या फिर अंशतः भरा होगा। पूर्णतः भरा होगा या अंशतः भरा होगा। क्लियर है? पूर्णतः भरा होगा या फिर अंशतः भरा होगा। अच्छा देखिए, ये वाला जो हो एनर्जी लेवल है, बहुत ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर वाला दिखाई दे रहा, सबसे ऊपर वाला, इसका एक नाम है फर्मी एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं इसको? सारा पॉइंट्स आप याद रखें। फर्मी एनर्जी लेवल। इस पूरे चैप्टर में, ये मतलब थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा, ठीक है ना। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको कम मिलेगा, क्वेश्चंस कहीं से भी उठाते हैं आपसे पूछ सकते हैं। चलिए हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिए। इसको क्या बोलते हैं? फर्मी एनर्जी लेवल। मतलब फर्मी एनर्जी लेवल क्या है? हाईएस्ट एनर्जी लेवल। क्या? जो सबसे टॉप मोस्ट हो सकता है, टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल। अरे बात समझ में? देखिए टॉप मोस्ट, हाँ, सबसे उच्चतम ऊर्जा, इसके बाद कोई एनर्जी नहीं है।
ठीक है ना, ये क्या है हाईएस्ट एनर्जी, क्लियर है। इसकी ऊर्जा क्या होगी, सबसे अधिक होगी ना सबसे अधिक, यस। अच्छा दूसरी बात याद रखिएगा, ये जो फर्मी एनर्जी लेवल डिफाइंड है ये 0 केल्विन पर डिफाइंड है। ये कितना केल्विन पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा 0 केल्विन पर ये डिफाइंड। T बराबर 0, T बराबर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T बराबर 0। क्यों 0? इसलिए कि अगर हीट जरा सा भी बढ़ा, टेम्परेचर जरा सा भी बढ़ा, ठीक है ना, तो अब क्या होगा, हाँ ठीक है। इसलिए फर्मी एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं, मतलब इस अवस्था में जो हाईएस्ट एनर्जी है वो डिफाइन होता है फर्मी। क्लियर है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर तो खेल बिगड़ जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो ये है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। बड़ा गैप, उससे कम गैप, उससे भी कम गैप, उससे भी कम गैप, और गैप और कम होता जाएगा, है कि नहीं है, इस तरह। बिठा दें। अंदर वाले बैंड्स को क्या बोलेंगे, कोर बैंड्स। क्या बोलेंगे भाई, कोर बैंड्स। दीज आर कोर बैंड्स। कोर इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ जो बैंड है, कोर बैंड्स। वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड के बारे में, या तो ये कंप्लीटली या पार्शियली फिल्ड होगा with electrons। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ पा रहे हैं हम लोग। मिटा दें इसको ना। अब हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ सॉलिड्स, मतलब के चालक, कुचालक और अर्धचालक तीनों, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। ठोसों का अध्ययन करने वाले हैं बैंड थ्योरी के आधार पर। ठोसों का अध्ययन बैंड थ्योरी के आधार पर। मतलब चालक, कुचालक और अर्धचालक, ठीक है ना, उसको हम लोग देखेंगे बैंड थ्योरी के आधार पर। क्वेश्चन यहाँ से रह सकता है। सबसे पहले बात करें इंसुलेटर्स की, नहीं पहले लीजिए कंडक्टर्स।
कंडक्टर्स, चालक। एक साफ कर लेते हैं और यहाँ पर मिला इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स चालक, और यहाँ पर ले लें सेमी कंडक्टर। चालक किसको कहेंगे? चालक किसे कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, उसे चालक बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको डिफाइन करते हैं तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बहुत ही अधिक, क्या एक्सेस मात्रा में। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि कंडक्ट करता है। इंसुलेटर से है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या? नहीं, नो, जीरो, नथिंग। ठीक है ना? इसमें क्या है? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कम या होल होता है या हाँ, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इसी चीज के कारण हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली सेमी कंडक्टर्स को पढ़ने का मेन रीजन क्या है? कंडक्टर तो हमारे पास है ही जो बहुत ज़्यादा कंडक्ट कर सकता है, क्या इंसुलेटर्स जो एकदम बिल्कुल नहीं करता है। सेमी कंडक्टर को पढ़ने का क्या रीज़न है? सबसे बड़ा रीज़न ये है इसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है चार्ज कैरियर्स। क्या बोलते हैं इसको? आवेश वाहक, आवेश को ढोने वाला, वही ना कंडक्टिविटी क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता है आवेश। अरे बात समझ में? तो इसमें जो होता है ये कंट्रोल्ड क्या कहते हैं चार्ज कैरियर्स इसमें होते हैं। कंट्रोल मतलब हमसे कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर है? चाहेंगे तो बढ़ा देंगे, चाहेंगे तो कंडीशनल। हरी बात समझ में? कंडीशनल होता है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं होता है मॉडरेट, बीचों बीच। ठीक है, और साथ ही साथ ये हम अपनी इच्छानुसार क्या कर सकते हैं? बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बढ़ा घटा सकते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये तो बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है। क्या मतलब कंट्रोल कंडक्टिविटी हमको मिल सकता है यहाँ से, क्योंकि इसमें संभव नहीं है कि नहीं? अगर चाहेंगे भाई करंट को कम करें या ज़्यादा करें, है ना, उसके लिए आपको जो है ये मेरे बस की बात भी नहीं है ना? इलेक्ट्रॉन को कम और ज़्यादा करना, हाँ एनर्जी अप्लाई करके कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा करके, है कि नहीं है? फ्लो ऑफ चार्ज को रोक सकते हैं, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है पढ़ने का। इसमें क्या है? बहुत ही आसानी के साथ और सुगमतापूर्वक हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी लगता है, यानी कि ये कंट्रोल्ड इसमें जो है आपका आवेश वाहक होता। क्लियर है? और यहीं पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि अर्धचालक के अंदर जो है जो आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और एक और चीज़ है इसके अंदर जिसको कहते हैं होल्स, है ना? होल्स का नाम दिया गया है। होल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज कैरियर। ठीक है, तो इसमें ये डेवलप होता है, हालांकि इसमें भी डेवलप होता है होल्स, लेकिन वो जो है रहता नहीं है, खत्म हो जाता है तुरंत, और उसमें एग्जिस्ट करता है। चलिए, लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं बैंड थ्योरी के आधार पर इसको कैसे डिफाइन करा जाए। तो देखो इसमें होता ये है, इसमें जो वैलेंस बैंड होता है, कौन सा बैंड? वैलेंस बैंड। ये है वैलेंस बैंड,
जो कि होता है कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, वैलेंस बैंड है। और कंडक्शन बैंड जो होता है किसमें है, चालक के केस में, चालक यानी कि इसको मेटल्स लिखे हैं हम लोग, ठोस में तो मेटल्स है ना, धातु। तो कंडक्शन बैंड जो होता है वो वैलेंस बैंड पर ओवरलैप होता है कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ से इसको लिखेंगे कंडक्शन बैंड, और ये चीज़ क्या है, वैलेंस बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में कैसे होते हैं, ओवरलैप। किस केस में, मेटल के केस में। मतलब के नॉर्मल टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स जो है अवेलेबल होते हैं कंडक्शन बैंड में कंडक्ट कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को, या इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहते हैं पूरे लैटिस में, ठीक है। संयोजी पट्टिका एवं चालन पट्टिका, चालन पट्टिका क्या होती है, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होती हैं। यानी इसका जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड पर पहुंचा हुआ है, क्लियर है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं इवन एट लो टेम्परेचर, और कंडक्टिविटी इसमें होती रहती है। इंसुलेटर के केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं, ठीक है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, और ये कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या होता है, एक बड़ा सा गैप होता है जिसको नाम दिया गया है एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी गैप, ठीक है। इस एनर्जी गैप को डिनोट करते हैं Eg से, एनर्जी गैप Eg। ये एनर्जी गैप का कॉन्सेप्ट क्या है, एक बड़ा सा गैप होने का मतलब ये है कि एक तो कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है तो वो पदार्थ कंडक्टिविटी नहीं करा सकता। हमारी बात समझिए, क्यों अवेलेबल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन तो है नीचे, लेकिन आप उसको किसी भी तरह से ऊर्जा इतनी नहीं दे सकते हैं कि वो कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाए। हमारी बात समझ में। और अगर आपने किसी तरह से दम लगा करके या कुछ भी करके आप इलेक्ट्रॉन को जो है पहुंचा ही देते हैं कंडक्शन बैंड, तब भी 2-4 इलेक्ट्रॉन के पहुंचने से कंडक्टिविटी का कोई सवाल नहीं। हमारी बात समझ में। कंडक्टिविटी कराने के लिए क्या चाहिए, प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कंडक्शन बैंड में, तभी तो होगा, ठीक है। तो ये जो एनर्जी का मान होता है, इस एनर्जी का मान जो है वो क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। जिस भी पदार्थ में एनर्जी गैप का मान कितना हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, तो वो पदार्थ इंसुलेटर की तरह से बिहेव करेगा। मतलब आप इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा प्रोवाइड कर ही नहीं सकते हैं कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। कुछ भी ज़्यादा समझ। तो इस केस में जो एनर्जी गैप होगा, Eg का मान, वो क्या होगा भाई, 0। एनर्जी देना ही नहीं पड़ा, क्लियर है ना, गैप है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी होता है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, चलो भाई 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रेंज पे रहता है। हो सकता है किसी में कुछ देना पड़ जाए हल्का फुल्का,
लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या है, जीरो है। क्लियर है, याद रहेगा। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं आपसे। कंडक्टर के केस में एनर्जी बैंड गैप का मान कितना होगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। कुछ अलग में सिर्फ जाता, ठीक है। अब आ जाइए इस पर अर्धचालक, ये बड़ा जबरदस्त है। अर्धचालक में कंडक्शन बैंड, और ये क्या है, ठीक है। अच्छा, अर्धचालक का उदाहरण भी उदाहरण कार्बन, सिलिकॉन, है ना, जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, होता है क्या, सही है। तो ये जो मटेरियल होता है इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो है वैलेंस बैंड नॉर्मल, और एनर्जी गैप भी होता है, ठीक है ना। लेकिन इतना एनर्जी गैप का मान नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन को आप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इतना पहुंचा सकें। आज बात समझ में क्लियर है। हाँ, 0 केल्विन पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बहुत कम होती है ना। 0 टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन को आप इतनी, मतलब कि इसके पास इतनी ऊर्जा नहीं रहती है कि वो कंडक्शन बैंड में पहुंच सके, इसलिए 0 केल्विन पर कंडक्शन बैंड कैसा होता है, वैकेंट, खाली। कैसा होता है, ध्यान रखिए, 0 केल्विन पर कंडक्शन बैंड कैसा होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। तो जब ये खाली रहेगा तो इंसुलेटर की तरफ से बिहेव करेगा। हमारी बात समझ में, कैसा बिहेव करेगा, ओके, मतलब 0 केल्विन है, ठीक है। ये कुछ अलग की तरह से बिहेव करेगा। तो वेरी लो टेम्परेचर पर अर्धचालक कुचालक की तरह से बिहेव करते हैं। क्लियर है, लिक्विडिटी एट वेरी लो टेम्परेचर्स, देखिए बहुत ही निम्न ताप पर अर्धचालक कुचालक की भांति कार्य करता है, कुचालक की भांति कार्य करता है। At low temperatures, the semiconductors behave as insulators. क्लियर है। अच्छा, अब इसमें जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप, इसका मान कितना होता है भाई? इसमें एनर्जी गैप का मान होता है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप ले लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मॉडरेट, बीचों बीच, मतलब ये एनर्जी पॉसिबल है कहाँ तक पहुंचाने के लिए, बीबी से सीबी तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए। क्लियर है, आ रही बात समझ में। जैसे सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह। तो इस तरह से ये एनर्जी जो है दिया जा सकता है वैलेंस बैंड को, और वो इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके कहाँ पहुँच जाएगा, कंडक्शन बैंड में। समझ में आ रही बात। इतनी एनर्जी दे देने के बाद क्या करेगा, वो गैप को से जंप कर सकता है, गैप को जंप करना इसके लिए पॉसिबल है। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचने लगते हैं जब हम उनको इस रेंज की ऊर्जा देते हैं। तो वो क्या हो गया, कंडक्टिविटी, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी, और वो इलेक्ट्रॉन जंप करने लगेगा कहाँ पर, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गया तो कंडक्टिविटी कराएगा। इसलिए कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर अर्धचालक जो है वो चालक की भांति कार्य करता है। हरी बात समझ में।
और रूम टेम्परेचर पर, जैसे कि 300 केल्विन रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, मतलब अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो ये चालक की तरह कार्य करेगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात? ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता बढ़ती है, लिखिए ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाएंगे सर, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, तो आज इतना ही रखें हम लोग। ये हम लोगों ने आज स्टडी किया कंडक्टर को, इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर को ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। अब हम लोग कंप्लीटली फोकस करने वाले हैं किस पर? सेमीकंडक्टर्स पर। उसकी प्रॉपर्टीज और भी बहुत सारे इसके गुण हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सर 77 में